डिटेल्ड अध्ययन किया है, साथ ही साथ जो अमेंडमेंट बिल आया है उसका भी काफी डिटेल्ड अध्ययन किया है। अब देखिए, अभी यहाँ पे वारिस भाई ने कहा कि काफी बातें उन्होंने कही। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ बहुत ही संजीदगी से, अगर ये आज डेफिनेशन में अमेंडमेंट किया जा रहा है कि वफ आप उसी को वफ कर सकते हैं जो आपकी खुद की ओनरशिप में है, किसी और की संपत्ति को वफ घोषित नहीं कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? अगर आज ये अमेंडमेंट किया जा रहा है कि सरकारी संपत्ति को वफ संपत्ति नहीं घोषित किया जा सकता है, तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर आज ये अमेंडमेंट किया जा रहा है कि पहले के एक्ट में जो वफ संपत्ति घोषित हुई है 6 महीने के अंदर उसका ब्यौरा दें, उसकी बाउंड्रीज दें, उसके मुतवल्ली बताएं, तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर आज ये अमेंडमेंट किया जा रहा है कि कलेक्टर उसका सर्वे करेंगे, सर्वे कमिश्नर नहीं करेंगे, किसी को पता ही नहीं सर्वे कमिश्नर की क्या क्वालिफिकेशन है। नाविका जी, सर्वे कमिश्नर कौन होगा पता ही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट जिसको नियुक्त करते हैं वो सर्वे कमिश्नर है, उसको एनॉमली को हटा के अगर कलेक्टर को लाया जा रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर नाविका जी ये लाया जा रहा है अमेंडमेंट कि सेक्शन 40 में जो असीमित अधिकार दिए हुए थे कि आप किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं, जो इस्लामिक लॉ के भी खिलाफ है, अगर उसको डिलीट किया जा रहा है तो क्या दिक्कत है? अगर आज इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये लाया जा रहा है कि जो 3 जजेस होंगे वक्फ ट्राइब्यूनल में, उसमें एक जज के लिए क्राइटेरिया था कि इस्लामिक लॉ का जानकार होगा, उसको हटाया जा रहा है, सिर्फ 2 जज रखे जा रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर राइट टू अपील दिया जा रहा है हाईकोर्ट में कि हाईकोर्ट जाइए वक्फ ट्राइब्यूनल के खिलाफ और वहां पर निर्णय, वहां पर उस फैसले को चुनौती दीजिए, तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर जो सर्वे हो रहा है उसकी पब्लिक नोटिस दी जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है कि भाई सर्वे हो रहा है, अगर आपकी जमीन जा रही है तो आपको इन्फॉर्म करना है, आपको कोई ऑब्जेक्शन हो तो कलेक्टर के सामने रखिए, इसमें क्या दिक्कत है? ये बेसिक सेफगार्ड्स रखे हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 में। इसमें मुझे लगता है वारिस भाई को डेफिनेशन पढ़नी चाहिए। वक्फ बाय यूजर, नाविका जी, अभी बैंगलोर का ईदगाह मैदान का केस और राम मंदिर का केस, जब कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला कि वक्फ कब है तो बोल दिया वक्फ बाय यूजर। उस वक्फ बाय यूजर की डेफिनेशन को जो ड्रैकोनियन है उसको डिलीट करने का काम इस अमेंडमेंट ने किया है, इसमें क्या दिक्कत है? आप ही कह रहे हैं ना नाविका जी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो बहुत ही सेटल्ड बुक्स हैं इस पे वक्फ के ऊपर, वो 2 किताबें, एक तो बेली का मोहम्मदन लॉ और एक मुल्ला का मोहम्मदन लॉ, दोनों किताबों में पैराग्राफ 176 में लिखा हुआ है कि आप उसी को वक्फ कर सकते हैं जो आपकी खुद की सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति हो, किसी भी संपत्ति को आप वक्फ संपत्ति डिक्लेयर नहीं कर सकते, अपनी खुद की ओनरशिप को कर सकते। तो वही डेफिनेशन तो लाई गई है इसमें। वारिस पठान जवाब दीजिए, वारिस पठान जवाब दीजिए, क्योंकि आपके तमाम ऑब्जेक्शंस का जवाब विष्णु जैन दे रहे हैं। विष्णु जैन ने जितनी भी बात की, सब के सब 70% बात तो सूरज झूठ के सिवा उन्होंने कुछ नहीं बोला, गलत भ्रम फैलाने के सिवा उन्होंने कुछ नहीं किया। जब उनको पता है ना इतनी बड़ी बात, कौन सी बात झूठ बोली है? चलिए गिनाइए, कौन से पॉइंट बाय पॉइंट बताइए क्या झूठ बोला है। सब चीज तो बात नंबर 1। अच्छा, सुनिए। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि कोई भी किसी की प्रॉपर्टी को उठा के वक्फ नहीं कर सकता। कौन कर रहा है वक्फ किसकी दूसरे की प्रॉपर्टी को? मैं आपको यही बता रहा हूं, पहले ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना पड़ता है। तमिलनाडु में आपको बताया कि नहीं, 18 गांव ले लिए, 1500 साल पुराना मंदिर ले लिया। तमिलनाडु का केस आपके सामने है। डरने की बात नहीं। बाबरी मस्जिद की जगह पे भी वक्फ की प्रॉपर्टी थी, क्या बात करते हो? काशी मथुरा की जगह ऊपर बनी हुई, आपको क्या पता है? यही तो अभी आप बोल रहे थे, मैं कहीं खामोश बैठा था। अरे मैंने क्या सच दिखा दिया आपके चेहरे से, झूठ का नकाब हटाया, आप तो एकदम तड़क हो गए यार। थोड़ा सुनो मेरी बात सुनो जरा ध्यान से बॉस, घबराने की बात नहीं है, हकीकत बात है, आर्ग्यूमेंट कर, आप आराम से सुनिए। कौन किसी की प्रॉपर्टी को वक्फ कर रहा है यहाँ पर? वक्फ की प्रॉपर्टी अगर मेरी है और मैं चाहता हूं कि मुझे सवाब कमाना है, मैं उस प्रॉपर्टी का पहले डॉक्यूमेंट पेश करूंगा, डॉक्यूमेंट आएगा, उसके बाद गवर्नमेंट उसका स्क्रूटिनी करेगी, उसके बाद नोटिफिकेशन निकालेगी, गैजेट होएगा, रजिस्टर होएगा। उसमें क्या इलीगल है, क्या गलत है? कि दूसरे की प्रॉपर्टी कोई देगा तो गवर्नमेंट रोकेगी कि नहीं? बात नंबर 2, आपने कहा ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो गवर्नमेंट 10 साल से आपकी सत्ता में, क्या मदद कर दिया गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड को? चलो इलीगल बोर्ड हटाने के लिए नहीं, चलिए आपने डॉक्यूमेंट की बात कही, तो मैं पूछना चाहती हूँ डॉक्टर अजीज खान साहब, ये तस्वीरें टेलीविजन पर जो चल रही हैं, ये तिरुचिरापल्ली में एक 1500 साल पुराना मंदिर है और यहां पर ही पास एक किसान, पूरा गांव जो है वो वक्फ के अंडर आता है। वहां जो राजगोपालन रहते हैं, एक किसान हैं, वो जब अपनी जमीन बेचने गए तो पता चला ये जमीन वक्फ की है, वो बेच ही नहीं सकते हैं। अब पेपर
ओनरशिप है। अब इसको अगर ट्रांसपेरेंसी के तहत सर्वे होना है तो इसमें क्या दिक्कत है? देखिए नाविका जी, मैं लगातार सुन रहा हूं अभी विष्णु शंकर जैन जी को, वो उन्होंने तमाम चीजों का जिक्र किया कि साहब ये ऐसा है। पहली बात तो ये कि जो चीजों का इन्होंने जिक्र किया ये पहले से ही है, इसमें कोई नई चीज नहीं ला रहे हैं, एक बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि देखिए सरकार की नीयत पर सवाल है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट मसला यह कि सरकार की नीयत क्या है। ये जो अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है इसमें सरकार की नीयत क्या है? सरकार की नीयत है, आप समझिए, बिल बहाना है और वक्फ की लैंड को हथियाना है अपने मित्रों के लिए। यह मकसद है। यह मकसद ये नहीं है कि कोई भले के लिए किया जा रहा है, या कोई मकसद ये नहीं है कि लोगों का फायदा हो। वक्फ बोर्ड की संपत्ति को बचाना मकसद नहीं है, या उसके भले के लिए कोई मकसद नहीं है। मकसद यह है कि जिस तरह रेलवे के लैंड को, नजूल की लैंड को, डिफेंस की लैंड को क्या किया गया, अपने मित्रों के नाम कर दिया गया, उसका इस्तेमाल किया गया। आज वही मकसद है। आज कहीं ना कहीं इस बिल के बहाने इसमें निजी स्वार्थों को साधने का प्रयास है। पहली बात तो यह जान ले आप। हम जानना चाहते हैं कि जो बिल लाया जा रहा है, इस बिल में कौन सा ऐसा बिल है, कौन सा ऐसा कॉलम है कि जिसमें वक्फ बोर्ड का फायदा होगा और आप उसकी संपत्ति को बचा रहे हैं। उसकी संपत्ति को लोग जब्त किए ले रहे हैं, आप उसको बचा रहे हैं। कौन सा इसमें कौन सा कोई एक अमेंडमेंट आप बताइए जो 44 किए गए हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि साहब दूसरी की संपत्ति को दान नहीं। अरे दूसरी की संपत्ति को दान कौन देगा? आदमी अपनी संपत्ति को दान देता है, दूसरी की संपत्ति को दान कौन देगा? तमाम तरीके की चीजों को रखने के बाद मकसद सिर्फ साफ यह है कि इनकी नीयत में खोट है। ये इनकी नीयत में खोट है। ये नहीं चाहते हैं कि जिस तरह साफ सुथरे तरीके से वक्फ बोर्ड चल रहा था वो चले। ये दखल चाहते हैं, हर जगह दखल चाहते हैं। साहब इन्होंने कहा कि इसमें गैर मुस्लिम इसमें इन्वॉल्व होगा। मैं जानना चाहता हूं कि जिसकी संपत्ति है, जिसने वक्फ किया है, जिसने दान दिया है, अगर वो अपनी चीज को रख रखाव कर रहा है तो इसमें आपको दखल देने की जरूरत क्या है? तो मुझे ये समझा दीजिए विष्णु जैन जी, आपको याद है 2013-14 में जब कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार जा रही थी तो 123 प्रॉपर्टियां दिल्ली में ही वक्फ बोर्ड को दे दी गई थी और सरकार ने दे दी थी। प्राइम लैंड, ये प्राइम लैंड था। कैसे चली गई थी? ये किसकी प्रॉपर्टी थी? वक्फ बोर्ड को क्यों दे दी गई थी? और ये कागजात किसके थे? किसी ने कभी देखा? नाविका जी देखिए, मुझे लगता है चाहे जितनी सरल भाषा में यहाँ पे बात समझाऊं, सब यहाँ पे अपनी अपनी बातें करते रहेंगे। तो मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। जरा सेक्शन 40 सब क्लॉज 1 ये एक्ट मेरे सामने है, इसको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। 3 लाइन क्या लिखा हुआ था और क्या अमेंडमेंट हो रहा है। द बोर्ड में इटसेल्फ कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब जो वक्फ बोर्ड है खुद ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा रिगार्डिंग एनी प्रॉपर्टी विच इट हैज रीजन टू बिलीव, जो उसको लगता है to be work property, and if any question arises whether a particular property is work property or not, after making such inquiry it may deem fit decide the question। मतलब बोर्ड खुद ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा कि वह प्रॉपर्टी है कि नहीं और उसके बाद उस क्वेश्चन को डिसाइड कर देगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, विष्णु शंकर जैन को भूल जाइए, एक्ट में लिखा है सेक्शन 40 में। अब अगर इसको डिलीट किया जा रहा है तो क्या दिक्कत है नाविका जी? अभी ये जो आप यहाँ पे सारे लोग बात कर रहे हैं कि वक्फ में ये हो गया वो हो गया, सारा नैरेटिव फैला रहे हैं। इनसे पूछे भैया, आप लोग पार्लियामेंटेरियंस हैं, आप लोग पॉलिटिशियंस हैं, आप जरा एक्ट पढ़ के तो बताएंगे सरकार की नीयत पे खोट है, ये है वो है। अरे एक्ट में कहा